सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और वेलकम टू आवर चैनल। तो हम लोगों की यूनिट 4 चल रही थी। ये यूनिट 4 बहुत ही इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा थ्योरी की बातें नहीं है, इसमें सिर्फ याद करने की चीज़ें हैं। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रक्चर और उसके सिंथेसिस, नेपथलीन के सिंथेसिस देख लिए थे। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप पिछली वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में अब हम लोग बात करेंगे इसकी रिएक्शंस। पहले में हम लोग बात करते ये नेपथलीन बनता कैसे है। अब इसमें बात करेंगे कि ये नेपथलीन की कौन कौन सी रिएक्शन होती है, क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो सिंथेसिस की तरह ये लर्न करने वाली चीज़ ही है, और जो थ्योरी होगी, थोड़ी सी भी थ्योरी होगी, वो आपको हम बता देंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नेपथलीन का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है। तो बहुत सारे बच्चों तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है नंबरिंग में। तो नंबरिंग नेपथलीन की बहुत इजी है। ये एक बेंजीन रिंग है और ये एक बेंजीन रिंग है। तो ऐसे करिए नंबरिंग 1 2 3 4, यहाँ नहीं आएगा, 5 इधर आएगा, 5 6 7 8 और 9 और 10। तो ये जो बीच वाले हैं ना, ये 9 और 10 पोजीशन है। बहुत सारे बच्चे करते क्या, 1 2 3 4 5 इसी कर देते हैं। नहीं, 9, ये 10 है, ये 9 है और ये नंबर है। तो ये हो गया आपका नेपथलीन का स्ट्रक्चर। इसकी काउंटिंग जब एंथ्रासीन और जो बाकी कंपाउंड के होंगे तो उसको भी आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल आप इस पे ध्यान रहिए कि ये है 1 पोजीशन। अब देखिए, ध्यान से देखिए, 1 और 8 दोनों सेम ही तो है। बस इसको मैं इस तरह से घुमा दूँ, अगर मैं इसको इस तरह से घुमा दूँ तो ये 1 और 8 बन जाएगा। वैसे इसमें इतनी चिंता करने की बात नहीं है। बात है क्योंकि रिएक्शन जब होंगी तो हम बोलें कि वो 1 पोजीशन पे जाएगा, वो 2 पोजीशन। तो अगर हम बोले कि वो नाइट्रो ग्रुप 1 में जा रहा है तो मीन्स यहाँ आ रहा है, हम बोले नाइट्रो ग्रुप 2 में आ रहा है तो मीन्स यहाँ आ रहा है। इसलिए आपको ये नंबरिंग ज़रूरी है, ठीक है। तो कोई इसका सीरियल ऑर्डर नहीं कि पहले आप क्या करें, सब इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें कोई सीरियल ऑर्डर नहीं कि आप रिडक्शन पहले करें, ऑक्सीडेशन करें, नाइट्रेशन, एल्काइलेशन, सल्फोनेशन, जो भी करें आप पूरा इससे याद कर लें। तो सबसे पहले बात आती है ऑक्सीडेशन की। तो इसमें ये होता है, जब हम लोग ऑक्सीडेशन के लिए बहुत ही अच्छा ये रिएजेंट है KMnO4। तो KMnO4 गाइस बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम लोग जो आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, तो उसमें भी हम लोग काफ़ी KMnO4 का यूज़ करेंगे। तो ऑक्सीडेशन में यहाँ पे 2 कैटेगरीज है, एक होगा एसिडिक, एक होगा बेसिक। तो एसिडिक कंडीशन में एसिडिक क्या होता है, मतलब कि H+ आयंस। तो एसिडिक कंडीशन में ये हमारा कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है थैलिक एसिड। अभी हम लोग इसको टाइट्रेशन में बहुत यूज़ करते हैं थैलिक एसिड को। तो ये इसका थैलिक एसिड है, 2 COH ग्रुप, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें जुड़े हुए हैं, और ये वाली जो बेंजीन रिंग है वो टूट गई है। तो देख सकते हैं आप कि ये वाली बेंजीन रिंग तो सेम रही है, लेकिन ये वाली जो बेंजीन रिंग है वो टूट गई है और इसने COH लगा दिया है। बेसिक कंडीशन में थोड़ा सा प्रोडक्ट अलग मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे COOCO, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे C के ऊपर O भी है। यहाँ पे C के ऊपर O इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 3 O है, 1 2 3, यहाँ पे 2 O है। तो इस कंपाउंड का नाम है थैलोनोइक एसिड। ये थैलोनोइक एसिड है। देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ भी ये रिंग जो है डिस्टर्ब हुई है। अब हम लोग बात करते हैं और इसमें थोड़ा सा और ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन के साथ हम लोग K2CrO7 भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। KMnO4 और K2CrO4 काफ़ी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो हम लोग इन्हें काफ़ी यूज़ करते हैं। तो जब नेपथलीन की जब रिएक्शन K2CrO7 से हुई तो ये प्रोडक्ट बनेगा 1,4 नैप्थोक्विनोन। 1,4 तो हमने बताया था भाई, 1,4 ये था, 1 ये पोजीशन है और 4 ये पोजीशन है, मीन्स ऊपर वाला और नीचे वाला। ये देख रहे हो 1 और 4, यहीं पे O लगा है, तो इसे कहेंगे 1,4 नैप्थोन क्यूनोन। नैप्थाक्विनोन, ठीक है। तो अब अगर हम इसको ओजोन से रिएक्ट करवाएंगे, मीन्स O3 से, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम लोग HgSO4 से और H2SO4 से रिएक्ट करवाएंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ये दोनों प्रोडक्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों प्रोडक्ट, क्योंकि इन तीनों प्रोडक्ट्स काफ़ी रिएक्शन पूछी जाती हैं, और ये तो इतना एग्ज़ाम में पूछना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये तीनों तो पक्का पूछ जाएंगे। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अगर आपने कैच कर लिया होगा तो अच्छी बात है कि ऐसे हुआ क्या है इधर कि ये वाली जो दोनों बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग ये वाली दूसरी वाली टूट गई है। देखिए जो भी रिएक्शन है टूट गई है, यहाँ पे भी टूट गई, यहाँ पे भी टूटी तो नहीं है, लेकिन यहाँ से इसकी एरोमेसिटी चली गई है।
यहाँ पे ये पूरी तरह से टूटी नहीं है, लेकिन जो इसमें रेजोनेंस था अब इसमें रेजोनेंस नहीं, देखो यहाँ पे कहाँ रेजोनेंस हो पाएगा। तो ये एक टेक अवे पॉइंट है इस ऑक्सीडेशन का कि यहाँ पे एक बेंजीन रिंग तो अपनी इंटैक्ट रहती है, दूसरी बेंजीन रिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं, या तो वो अपना रेजोनेंस खो देता है या उसमें उसकी रिंग डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं रिडक्शन की। तो रिडक्शन में ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब बारी है रिडक्शन पढ़ने की। तो नेपथलीन के अगर हम लोग रिएक्शन कराएं सोडियम और C2H5OH, ये भी काफ़ी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये कंपाउंड बनता है, कंपाउंड का नाम है 1,4 डाईहाइड्रोनेपथलीन। 1,4 1 और 4 में डाईहाइड्रो लगा, डाईहाइड्रोनेपथलीन। अगर हम लोग इसको इसी मतलब कि नेपथलीन को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, लेकिन इस बार C2H5 नहीं, इस बार लेते हैं हम लोग आइसोपेंटेनॉल। अगर हम लोग आइसोपेंटेनॉल लेते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है। ये प्रोडक्ट भी क्या नोमेनक्लेचर है 1,2,3 टेट्राहाइड्रोनेपथलीन। और अगर हम लोग इसको और रिएक्ट करवाते हैं ये वाले कंपाउंड से, कुछ अजीब सा कंपाउंड है, इस वाले कंपाउंड से कराते हैं तो हम लोगों को जो मिलता है प्रोडक्ट वो है डेकाहाइड्रोनेपथलीन। ठीक है, अब आते हैं ऑक्सीडेशन हो गई, रिडक्शन हो गई। दोस्तों आपको ये सारी रिएक्शंस लर्न करनी पड़ेगी, कोई ट्रिक व्रिक मेरे पास नहीं है, ये सब रिएक्शंस लिख लिख के प्रैक्टिस होने वाली है। तो इसमें कुछ ज़्यादा थ्योरी है नहीं, तो मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे थ्योरी वाले सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं जहाँ पे कुछ एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन इस पर कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, खाली नंबरिंग थी जो हमने बता दी है। लेकिन अब आपको दोस्तों इसे याद ही करना पड़ेगा। तो ये वाली वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी तो बोरिंग होगी, तो इसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन हम लोग को यही करना पड़ेगा क्योंकि AKTU ने हम लोगों के लिए यही सिलेबस बनाया है। तो नेपथलीन पोजीशन में अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आ जाती है कि बेंजीन जो होती है, हमारी बेंजीन जो होती है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों करती है। बेंजीन इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करती है क्योंकि उसमें काफ़ी पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो बेंजीन में जो आपने देखा होगा कि जो उसमें रेजोनेंस होता है तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो बेंजीन में बहुत सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी वजह से वो रेजोनेंस करेगी। अब नेपथलीन का क्या केस है, नेपथलीन में तो 2 बेंजीन रिंग है, 2 बेंजीन रिंग तो मतलब कि और भी पाई, एक बेंजीन रिंग अगर आप देख सकते हैं कि ये बेंजीन है, इसमें देखिए पाई, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, तो एक बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। नेपथलीन में क्या है, एक और बेंजीन रिंग है, और तो जब एक और बेंजीन रिंग तो एक और 6, तो टोटल 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो मीन्स अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नेपथलीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों प्रेफर करता है मोर देन बेंजीन, तो इसका आंसर है कि नेपथलीन हैज़ मोर पाई इलेक्ट्रॉन्स देन बेंजीन। बस ये आंसर है। आप ये मत लिखिएगा 6+6, क्योंकि आप ये नंबर भूल सकते हैं। अगर आप ये लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन आप शायद ये नंबर भूल सकते हैं 6, तो इसलिए सिंपल लिख दीजिए कि बेंजीन, अगर जो नेपथलीन है वो बेंजीन से ज़्यादा रिएक्ट क्यों करती है, क्योंकि उसमें नेपथलीन में ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू बेंजीन। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हो गई आपकी थ्योरी। अब यहाँ पे अब होगा क्या कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर भी बहुत सारी काफ़ी रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग नाइट्रेशन के बारे में। नाइट्रेशन काफ़ी अच्छी रिएक्शन है। ये हमारा नेपथलीन था, उसको रिएक्ट करवाएंगे HNO3 से इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो 1 में नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। ये देखिए 1, तो जो 1 पोजीशन थी उसमें नाइट्रो ग्रुप लग गया, तो इसका नाम क्या होगा 1 नाइट्रो नेपथलीन। बहुत सिंपल नाम है, 1 पोजीशन पर लगा है 1 नाइट्रो नेपथलीन। सल्फोनेशन में आते हैं, तो सल्फोनेशन में H2SO4 का रिएक्शन होता है। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रो पोजीशन में जो नाइट्रो वाला था उसमें खाली एक ही प्रोडक्ट बनेगा, खाली ये 1 पोजीशन में, और कोई सेकेंड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सल्फोनिफिकेशन में दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो ये बनता है कि अगर H2SO4 आप लेंगे, अगर इसको नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट करवाएंगे तो ये 1 पोजीशन पे आ जाएगा, जो SO3H है वो 1 पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको हाई टेम्परेचर में कराते हैं तो एक और आपको प्रोडक्ट मिलेगा, वहाँ पे 1 की जगह नहीं 2 में SO3H लगेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि हाई टेम्परेचर में 2 में लग जाता है और नॉर्मल कंडीशन में 1 पोजीशन पे लगता है। हेलोजिनेशन की बात आते हैं, तो हेलोजिनेशन भी यहाँ का थोड़ा सा यूनिक है कि Br2CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में अगर हम ब्रोमीन इसमें ऐड करें तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक 1 पोजीशन पे और एक
1 और 2 दोनों पे, तो नाम बहुत सिंपल है। 1 पोजीशन पे लिखा है तो 1 ब्रोमो नैप्थलीन, कहाँ पे 1 में है तो 1 ब्रोमो नैप्थलीन। यहाँ पे क्या है, 2 जगह वो ब्रोमो है, तो 1 कॉमा ये कौन सी 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे, तो ए फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे, तो क्या होगा 1,4 दो हैं तो डाई ब्रोमो नैप्थलीन, 1,4 डाई ब्रोमो नैप्थलीन। तो आप खाली प्रोडक्ट याद रखिए, नाम तो आप वहाँ पे कर ही लेंगे क्योंकि नाम इसके बहुत सिंपल है। कुछ नाम सिंपल नहीं है, लेकिन हेलोजिनेशन की बात करें, नाइट्रेशन की बात करें तो नाम थोड़े से ईजी है। तो आप लोग प्रोडक्ट याद करिए तो नाम आप वहीं पेपर में बना लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा और भी फर्दर रिएक्शन है, शायद एग्जाम में पूछ ली जाए, तो ये रिएक्शन है कि सल्फ्यूरिक ऑक्साइड SO2Cl2 के साथ जब नैप्थलीन का रिएक्शन होता है AlCl3 के प्रेजेंस पे 25 डिग्री मीन्स रूम टेम्परेचर, है ना। तो ये एक लुईस एसिड है, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है। यहाँ पे ये भी बहुत, इसका नाम आसान है, 1 पोजीशन में तो 1 क्लोरो नैप्थलीन, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा और अब बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट में। नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनिकिफिकेशन हो गया, हेलोजिनेशन हो गया। अब बात है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। तो फ्रीडल क्राफ्ट भी रिएक्शन बहुत ईजी है। अगर हम लोग कोई भी एल्काइल ग्रुप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, जानते हैं आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लुईस एसिड के प्रेजेंस में होता है, तो AlCl3 AlBr3 हम लोग को चाहिए। तो इसमें भी गाइस 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक 1 पे लगेगा और एक 2 पे लगेगा। फ्रीडल क्राफ्ट जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये या तो एक इधर लग जाएगा या एक इधर लग जाएगा। 2 प्रोडक्ट आपको लिखेंगे और दोनों प्रोडक्ट की आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। बहुत सिंपल है, 1 मिथाइल नैप्थलीन 2 मिथाइल नैप्थलीन। यहाँ पे सेकंड पोजीशन तो इसको 2 मिथाइल नैप्थलीन होगा, ये 1 मिथाइल नैप्थलीन, ठीक है। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। फ्रीडल कास्ट एल्काइलेशन हो गया, अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा। एसाइलेशन में आपको पता है कि C डबल बॉन्ड O लगा होता है, एल्काइल में CH3Cl होता है, यहाँ पे CHOCl3 होता है। तो ये नैप्थलीन लिए हम लोगों ने इससे रिएक्ट करवाया तो ये प्रोडक्ट बना, देख सकते हैं 1 पोजीशन पे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में 1 और 2 दोनों में आ रही थी, इसमें भी आएगी दोनों में, लेकिन हाँ थोड़े से अलग केस में आएगी। तो अगर हम लोग CS2 मीन्स कार्बन सल्फाइड से कहते हैं, ये तरह का सॉल्वेंट होता है। तो अगर हम CS2 सॉल्वेंट में इसकी रिएक्शन करवाएं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो हम लोग को ये प्रोडक्ट मिलेगा 1 एसीटोनैप्थलीन। 1 एसीटो, इस ग्रुप का नाम होता है एसीटो, तो 1 पोजीशन में लगा तो 1 एसीटोनैप्थलीन। अगर हम लोग इसको CS2 में नहीं कराएं, हम लोग इसको कराएं फिनॉल, ये होता है फिनॉल नाइट्रोफिनॉल। अगर हम लोग इसको CS2 की जगह नाइट्रोफिनॉल में रिएक्ट करवाएं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ये है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन में लग जाएगा। तो इसका क्या नाम होगा 2 एसीटोनैप्थलीन। ये 1 एसीटोनैप्थलीन था तो यहाँ पे 2 में लगा तो 2 एसीटोनैप्थलीन। एक और रिएक्शन है दोस्तों, इसका नाम है क्लोरोमेथाइलेशन। थोड़ी सी यूनिक रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे जो प्रेजेंस है ये HCl और CHSO लिखा है। तो इन दोनों की प्रेजेंस में, इन दोनों कंपाउंड की प्रेजेंस में अगर हम लोग नैप्थलीन को रिएक्ट करवाएंगे तो आपका ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो अब गाइस आपको याद करना है, ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके बाद इसका मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। रिएक्शंस मेन इंपॉर्टेंट थी हमारी, सबसे पहले थी हमारी ऑक्सीडेशन, उसके बाद थी रिडक्शन, उसके बाद थी सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में 3 थी, नाइट्रेशन, सल्फोनिफिकेशन, हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। उसके बाद यही है, और इसको ज़्यादा आपको ज़्यादा इसमें नहीं फोकस करना है, अब आपको इसी में चीज़ों में फोकस करना है। तो ये आई होप गाइस कि आपको ये सारी रिएक्शंस लर्न करनी पड़ेंगी। कुछ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप इसको लिख के याद करेंगे तो आपसे लर्न हो जाएगी। सो ये वाली वीडियो में इतनी थ्योरी नहीं थी, और आने वाली वीडियोस में भी, क्योंकि यूनिट 4 में ज़्यादा थ्योरीज है नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस ही और रिएक्शंस है, यूज है रिएक्शंस, ये सब। तो आई होप गाइस आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस।